नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आई नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24 न्यूज चैनल। अब बोलेगा हिंदुस्तान, अब है हिंदुस्तान की बारी। अब पूछता है आपसे हिंदुस्तान। उत्तराखंड प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले और यहाँ की जनता को रोजगार देने वाले 3 सबसे बड़े कार्य उत्तराखंड की झोली में आते हैं, जिसमें पर्यटन, आबकारी और खनन मुख्य हैं, जिससे सरकार को भी सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन सरकार की ढुलमुल नीति के चलते पर्यटन के लिए अभी उत्तराखंड में सड़कें तक नहीं बनी हैं। क्या सरकार के पास सड़क बनाने के लिए खनन सामग्री नहीं है? अब है हिंदुस्तान की बारी। ये सब कार्य यहाँ पर अपने आप विकसित किए जाते रहे हैं, परंतु आज सरकार की ढुलमुल नीति के कारण कई वर्षों से हरिद्वार का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र अपने बंद होने की कगार पर है, या कहें कि बंद हो चुका है। बस क्रेशर की जगह अब वहां खेती होने की ही कमी रह गई है। हरिद्वार जनपद के अंदर करीब 120 स्टोन क्रेशर लगे हुए हैं, जिसे लगाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए क्रेशर व्यापारियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, परंतु कई वर्षों से क्रेशर बंद रहने और खनन का कार्य न होने के कारण आज क्रेशर की मशीनों में जंग लग चुकी है। हरिद्वार के सबसे समीप अजीतपुर, कटारपुर, बिशनपुर, टांडा और भोगपुर क्षेत्र के करीब 60 स्टोन क्रेशर सालों से बंद पड़े हैं और अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। खनन के कार्य भी पूरी तरह से बंद हैं। क्रेशर वालों का दर्द है कि क्रेशर बंद होने से लाखों रुपए का बिजली का बिल बकाया है और बैंक के लोन की किस्तें भी वह नहीं उतार पा रहे हैं। वहीं क्षेत्र के कई दर्जन गांव के लोगों को रोजगार की समस्या भी सामने खड़ी हो गई है। उनका कहना है खेती को जंगली पशु नहीं छोड़ते और सरकार ने खनन पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे उन लोगों के आगे रोजी रोटी की बड़ी समस्या आ चुकी है। हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना धिंगरा के साथ सालू की रिपोर्ट। खनन की बेल्ट में लगभग 83 गाँव ऐसे हैं जो खनन से ही निर्भर है। यहाँ से लेकर भोगपुर तक की जो खनन बेल्ट है, हमारी बेल्ट पे मजदूर बाहर से भी आए। यहाँ अगर खनन चलता है हमारे बिशनपुर कुंडी में, पुरानी कुंडी में, भोगपुर में, बादशाहपुर में, इनके सारे में जो खनन चलता है तो हजारों आदमी जो हो बाहर के भी हमारी बेल्ट पर आते हैं मजदूरी के लिए। इतना नुकसान हमारी बेल्ट पे है। एक तो सबसे बड़ी खनन बंद पड़ा, कई सालों के बंद खनन चल नहीं रहा, और ऊपर से किसान के मारामारी ये हो रही कि वन विभाग क्षेत्र है हमारी बेल्ट पे, हाथी रोज के रोज फसल खा जा, फसल पर भी कोई वो नहीं दे पा रहे। खनन पर ही निर्भर है यहाँ से लेकर पूरी भोगपुर तक की बेल्ट, और यही खनन सरकार चला नहीं रही। सरकार का भी इसमें नुकसान हो रहा है, मजदूरों का तो खैर हो ही रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही, सरकार का भी इतना नुकसान हो ही पड़ा है। उसके बाद भी नंबर 2 का खनन यहाँ लगातार हर बेल्ट पर चल रहा है। उस वक्त क्या इतना नुकसान सरकार को हो रहा है। अगर नंबर 1 में सरकार अगर खनन चला देती है तो उसमें मजदूरों का भी, सरकार का भी, सबका फायदा। हम तो हमारा तो हाथ जोड़ के निवेदन ही है सरकार से कि जितनी जल्दी खनन पर चल जाओ उतनी जल्दी गरीब का, मजदूरों का, किसी का भला हो। उसका अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं है और हम अभी उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई उसका अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। देखिए, हम लोगों की एक हमेशा कोशिश रही है कि जो वन विकास निगम द्वारा, गढ़वाल मंडल निगम द्वारा जो सरकारी चुगान है, जिसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है, एनजीटी ने भी दी है, हाई कोर्ट ने भी दी है, और स्वयं सरकार ने अपने 2016 दिसंबर के में आदेश जारी किया था इसको चलाने का, तो उसको सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि जो बेरोजगारी का संकट यहाँ पे चल रहा है उसका समाधान किया जा सके।
सरकार को जो राजस्व का करोड़ों रुपए का नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारी जो स्टेट की अर्थव्यवस्था है ये 3 बेसिक चीज़ों पे टिकी हुई है। शराब, दूसरा आपका ये जो टूरिज्म है, और तीसरा जो आपका है ये खनन है। अब जो टूरिज्म की जहाँ तक बात है, हम कितने दुर्भाग्य की बात है, हम अपने हाईवे का निर्माण केवल पिछले 7 साल से इसलिए नहीं करवा पाए कि हमारे पास मटेरियल की उपलब्धता नहीं है। जिस जिले के अंदर 120 क्रैशर लगे हुए हैं, लोगों ने 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं हम क्रैशर वालों ने, और जहां पे मां गंगा के अंदर इतना मलबा आया हुआ है जिसको एनजीटी ने कहा साफ करना है, और साफ करने के एवज में सरकार को 300 करोड़ का राजस्व हर साल का मिलना था, और उनके पास मटेरियल नहीं है। इससे बड़ी एक मिसमैनेजमेंट और इससे बड़ा प्रदेश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति हैं, तो मेरी उनसे ये डिमांड है कि कृपया करके वो इस बात में इंटरवीन करें और ये देखें कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे ना हाईवे का निर्माण ढंग से हो पा रहा है, मटेरियल की कमी में, क्रैशर बंद पड़े हैं मटेरियल की कमी में, और मटेरियल मलबे के तौर पे पड़ा है, और जिससे बाढ़ का खतरा है, जो कि समय समय पे आपकी रिपोर्टें बताती है। तो इसमें हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से और सेंटर में मोदी जी से इनसे विशेष निवेदन है कि कृपया कुछ इंटरवीन करें, वही इन चीज़ों से हमें निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो यहाँ पे किसी को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। क्रैशर देखिए, हमारी कुछ बुनियादी मांगे थी। एक तो जो ये क्रैशर की जो नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ पूरे देश में अध्ययन करके इस तरह से बनाई जाएं जो प्रैक्टिकल हो, जो व्यावहारिक हो, जिसको एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो किया जा सके। जैसे अब हमारे यहाँ इन्होंने कई चीज़ें बड़ी उटपटांग कर दी जो शायद कहीं भी नहीं है। इन्होंने कहा कि आप लोगों को अब रिन्यू करवाने हैं, जब क्रैशर को रिन्यू करवाते हैं फिर बोलते हैं भंडारण को रिन्यू करवाना है, फिर ये कहा जाता है कि आप इसकी फ़ीस हमारी 30 लाख रुपए फीस कर दी रिन्यू कराने की। अब इतना पैसा, ये जो कोरोना काल में सरकार को दिक्कत आई, कोरोना काल में हमें दिक्कत नहीं आई क्या? हमारे पास कहाँ से आएगा इतना पैसा देने के लिए? लेकिन ये लोग कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। ऊपर से हमारे क्रैशर बंद पड़े हैं, फिर ये बोलते हैं कि आपको मटेरियल लेना है तो पट्टे वाले से एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब पट्टे यहाँ चल नहीं रहे, हम किससे एग्रीमेंट करें? वन विकास निगम का ऐसा कोई प्रावधान है नहीं एग्रीमेंट करने का। तो हमारे तो 15-20 क्रैशर तो ऐसे जो रिन्यूअल बिना पिछले 1.5-2 साल से अप्लाई कर रखे हैं, उनका कोई रिन्यूअल नहीं आ रहा है। लाइट के कनेक्शनों की स्थिति यहाँ पे ये है कि माल काम ना चलने के कारण सबके यहाँ 15 लाख 20 लाख लाइट के बिजली के बिल हो चुके हैं, जिनको भर पाने में लोग असमर्थ हैं। इन लोगों की आखिर गलती क्या है? मोदी जी पूरे जगह जगह जाके दुनिया में बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हमारे यहाँ व्यापारी आए और इन्वेस्ट करें। अरे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं उनका आप लोगों ने क्या हाल कर दिया? 1200 करोड़ रुपए इन 120 क्रैशर वालों ने हरिद्वार में लगाए हैं, तो उनके लिए क्या जिम्मेवारी है इनकी? हम इनसे कुछ अलग चीज नहीं मांगते, जो कोर्टों ने कहा है, जो इनके खुद के आदेश हैं उतना ही फॉलो कर लें। हमें माइंस, हम ये नहीं कहते कि इनकी जो माइंस है ये सब हम चलाएंगे। जो सरकारी प्रावधान है, इनकी सरकार वन विकास निगम है, जो वन विकास निगम इसको चलाए, और जो लोग हैं जो इस पे डिपेंडेंट है, कम से कम 1 लाख लोग जो डायरेक्ट टोकरी पंजे वाले मजदूर हैं, उनको यहाँ से रोजगार मिले। बेरोजगारी का संकट दूर होगा, पलायन का संकट दूर होगा, आपका हाईवे बनेगा, आपको राजस्व मिलेगा। इसमें नुकसान किस बात का है? सब तरह की विन विन सिचुएशन है, लेकिन पता नहीं क्या बात है और इसमें कौन अधिकारी शामिल हैं या इसके क्या षड्यंत्र है। तो ये सारा तो एक जांच का विषय है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी को जांच करवाना चाहिए। और खनन कार्य सुचारू रूप से 2011 में से बंद है। 2011 में वन विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की EIA एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की, और दुर्भाग्य की बात यह है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम ने तो अब तक फाइल अप्लाई ही नहीं की है। 9 साल से फाइल अप्लाई नहीं की है, लगातार 9 साल तक। एक अगर झोटा बुग्गी वालों को यहाँ पकड़ते हैं, उससे वो 50 रुपए राजस्व की चोरी करता है, उसे 15 दिन तक जेल में रखा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है। 9 साल के अंदर जो ये 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, कोई जिम्मेदार नहीं है क्या इसके लिए? कोई आगे आने को भी तैयार नहीं है, अप्लाई तक नहीं किया। अब वन विकास निगम ने अप्लाई किया था 2016 में, और भारत सरकार ने उनको परमिशन दे दी चलाने की, लेकिन उसके बाद भी उसको सुचारू रूप से चलाया नहीं जा रहा है। तो कौन है इस चीज के लिए जिम्मेदार? बार ये असल में क्या है कि एक नॉन डेवलपमेंट एलिमेंट होते हैं। ये बेसिकली एक रिसर्च का विषय है। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए, जब हाई कोर्ट ने NGT मतलब गंगा को
और इसको उत्तराखंड में माइनिंग को बंद कर दिया था, तो वहाँ पे एक चीज़ का पता चला कि कुछ नॉन डेवलपमेंट एलिमेंट होते हैं जिनको चाइना से और पाकिस्तान से इसलिए पैसा मिलता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो मीडिया के माध्यम से या कोर्टों के माध्यम से इसको लटकाए रहें कि ताकि यहाँ की प्रोग्रेस ना हो उसके। तो इन लोगों को बाहर से पैसा मिलता है, बाहर से इनकी फंडिंग होती है, इनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि मातृ सदन क्या यहाँ पे अथॉरिटी है? अथॉरिटी तो सरकार है। मातृ सदन गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी बातें सुनी, दलील सुनी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा खनन तो चलना चाहिए, तो अच्छी लीगल है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया, एनजीटी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। और क्या चाहिए? उनके पास कोई बात या कोई दलील होती तो वो कोर्टों में रखते। जब वो सभी माननीय कोर्टों से हार चुके हैं तो उनकी बात की वैल्यू क्या बची है?